दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से माइंडफुल मास्टरी में। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक विकास। और इसमें जो है मॉडर्न हिस्ट्री का भी ये पार्ट है और आधुनिक इतिहास का भी पार्ट है। और ये संविधान में भी पूछा जाता है, तो कहीं ना कहीं दो पार्टों से इंडियन जो है मॉडर्न हिस्ट्री से भी लिया गया है और संविधान से भी लिया गया है। दो जहाँ से दोनों जगह से प्रश्न बनते हैं। हम लोग देखेंगे आज भारत का संवैधानिक विकास। देखो, असल में होता क्या है कि जब कंपनी यहाँ आती है, जब ब्रिटिश आते हैं, धीरे धीरे व्यापार करने के बहाने यहाँ राज करने लगते हैं। राज करने के साथ साथ फिर जब काफ़ी धन यहाँ से लूट ले जाते हैं, तब धीरे धीरे यहाँ व्यापार का भी काम सोचते हैं कि वो दिखाते हैं कि हम भारतीयों को कि हम आपके लिए भी कुछ अच्छा अच्छा कर रहे हैं और अपने कंपनी के लिए भी कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके साथ साथ वो सहानुभूति दिखाते हैं, परंतु वास्तविक उनका क्या होता है कि वो व्यापार करके और भी जितना जो भी धन बचा हुआ है वो भी ले जाएं। तो आज हम पढ़ते हैं एक एक्ट के बारे में जो आया था 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, 1717 का रेगुलेटिंग एक्ट था। इसमें 4 मेंबर थे। देखिए, उस समय क्या था कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाता था। बंगाल के गवर्नर को क्या कहा जाता था? गवर्नर जनरल। हम इसके थोड़े इतिहास के बारे में बात करते हैं। तो जब 1757 ईस्वी में प्लासी की जो लड़ाई हुई थी, जिसमें जो है अंग्रेज़ जीत गए थे, उसके बाद 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। उस पर अंग्रेज़ों के द्वारा जीत ले जाने के कारण बंगाल पर ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा जमा दिया था, शिकंजा कस दिया था। इसी शासन को अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेज़ों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए, जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियाँ बनी। तो उसी के सिलसिले में है 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। होता क्या है कि इस अधिनियम का जो एक्ट था, इसका संवैधानिक महत्व ज़्यादा है। पहला जो था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया ये पहला कदम था। अर्थात जो कंपनी का शासन था, कंपनी पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। यानी कंपनी भी अपने हिसाब किताब से ही काम करेगी, और वो किसके हिसाब से होगा? वो ब्रिटिश की ही द्वारा होगा। उसके बाद इसमें एक बात ये और कही गई थी, इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक, प्रशासनिक जब अभी आप पढ़ोगे कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और कोर्ट ऑफ कंट्रोलर्स, ये जो है चीज़ें रखी गई। प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता की गई। इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की जो है नींव रखी गई। उसके बाद अब हम प्रांत में पढ़ते हैं। देखिए, इस समय यहाँ पे ये मद्रास था और जो है ये बम्बई था। तो मद्रास और मुंबई, ये जो प्रेसिडेंट थे, ये जो इलाका था, यहाँ और यहाँ, इसके सबके अलग अलग प्रांत के अपने अपने, जैसे राजाओं का, यहाँ जो राजाओं का कब्जा हुआ था, ये अपना अलग बना लिए थे। मुंबई वाले अलग बना रहे थे और बंगाल वाले अलग। फिर हुआ क्या कि एक 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, जिसमें 4 मेंबर की टीम थी। तो बंगाल के गवर्नर को क्या कहा जाने लगा? गवर्नर जनरल। यहाँ की चीज़ों को इसको कहा गया कि आप केवल गवर्नर नहीं है, बंगाल के गवर्नर को क्या कहा गया कि आप गवर्नर जनरल हो, यानी भारत के गवर्नर जनरल। ठीक है, यानी कि आप गवर्नर जनरल हो। बंगाल के गवर्नर को जो है गवर्नर जनरल कहा लगेगा। उसके बाद इसका सीधा कंट्रोल किस पे? मद्रास और मुंबई जो है इसको अपने अधीन कर लिया। किसने? जो बंगाल का जो गवर्नर रहता था, उसने जो है मद्रास और मुंबई को कहा गया कि अब एक ही रहेगा, कोई अंग्रेज का एक ही रहेगा, उसी के कंट्रोल में। बंगाल का तो है ही, मद्रास और मुंबई का भी हो जाएगा। तो बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल, मुंबई यानी मद्रास जो इसके अधीन थे, ये जो है लॉर्ड वारन हेस्टिंग थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कब कहा जाने लगा? तो ये 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और कौन थे उस समय के? तो लॉर्ड वारन हेस्टिंग। लॉर्ड वारन हेस्टिंग यहाँ से बंगाल को भी देख रहा था, मद्रास को भी देख रहा था और मुंबई को भी दे रहा था। उसके बाद कलकत्ता में क्या हुआ? एक उसी एक्ट में जो है 1774, इसकी जो विशेषताएं मैं उसको बता रहा हूँ। कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा शाह इम्पे थे। सर एलिजा इम्पे थे। यानी कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, यहीं पे हुई। और इस मद्रास, मुंबई और बंगाल तीनों का जो है ये गवर्नर जनरल लॉर्ड वारन हेस्टिंग देखने लगा। उसके बाद इसमें क्या क्या पॉइंट थी, क्या मुख्य बिंदु थी जहाँ से क्वेश्चन आता है? सबसे पहले कंपनी पर संसदीय नियंत्रण की स्थापना की गई।
ठीक है, किसके द्वारा? 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। उसके बाद गवर्नर की जगह गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। पहले गवर्नर कहा जाता था कि हाँ बंगाल के गवर्नर ये, मद्रास के ये, बम्बई के, पर अब क्या हुआ कि गवर्नर एक जनरल कहा जाने लगा, कि गवर्नर की जगह गवर्नर जनरल 1773 से 85 तक वारन हेस्टिंग थे। ये 4 मेंबर की टीम थी, कुल मिला के 4 मेंबर हो गए और एक गवर्नर जनरल यानी कि लॉर्ड वारन हेस्टिंग मिला के 5 सदस्य होते हैं। जो है ये बहुलक के आधार पर नियम पारित होते थे, यानी कि 4 ये और 5, यानी 5 को आधा करोगे तो 2.5, यानी कि अगर जिसकी ओर 3 हो जाते थे वही जो है नियम माना जाता था, वही कानून पारित हो जाता था। और अगर मान लीजिए इसमें जो है गवर्नर जनरल कुछ कहें और उसमें से एक और, इस 4 मेंबर में से कोई एक और आ जाए तो 4 एक कितना, 1 और 1 2 हो जाए, बाकी इधर 3 मेंबर अलग हो जाए तो कहना 3 मेंबर का ही माना जाता है। यानी कि क्या लिखा है, बहुलक के आधार पर, यानी कि बहुमत के आधार पर जो है नियम पारित होते थे। गवर्नर जनरल अकेले कुछ नहीं कर सकता। अगर 4 लोग एक तरफ हैं, ये अपनी बात कर रहे हैं, ये गवर्नर जनरल अपनी बात कर रहे हैं, तो माना किसका जाएगा? 4 वाले का, यानी जिसकी संख्या अधिक होगी। उसके बाद बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? यहाँ से क्वेश्चन आता है, यही थे कौन? लॉर्ड वारन हेस्टिंग। तो जब बंगाल के बन गए थे तो मद्रास और बम्बई का क्या हुआ? जो 3 प्रेसिडेंट थे, बंगाल, मद्रास, बम्बई, तो बंगाल का तो बन गए, तो मद्रास और बम्बई का यहीं से देखरेख होता था। देखिए ये एरो बनी है, यहाँ का भी और यहाँ का भी, दोनों का जो है ये करते थे। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, यानी जो उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट की जो है स्थापना जो है कब हुई थी? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा, और वहीं पे सबकी सुनवाई होती थी। ठीक है। उसके बाद 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसमें मुख्य न्यायाधीश कौन से थे? सर एलिजा इम्पे, ये जो है ये भी विदेशी ही थे। और अन्य 3 न्यायाधीश जो थे इसके सहयोगी, चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड, ये जो 3 थे, चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड, ये तीनों जो है इसके सहायक थे। 3 अन्य न्यायाधीश सहायक थे, और जो मुख्य न्यायाधीश था वो सर एलिजा इम्पे था। सर एलिजा इम्पे, इसने जो है मुख्य न्यायाधीश की पद संभाली थी। तो कुल मिला के यहाँ से बात ये हो रही थी कि कंपनी जो है चाहती थी कि अब धीरे धीरे जो है एक गवर्नर जनरल बनाया जाएगा, और कंपनी जो है अपने हाथों में कंपनी पर संसदीय नियंत्रण की स्थापना की जाने लगी थी। उसके बाद कंपनी को चलाने के लिए 2 संस्थाएं बनी गई थी, एक कोर्ट ऑफ प्रॉपरेटर्स और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, 2 हुई थी, कोर्ट ऑफ प्रॉपरेटर्स और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। प्रोप्राइटर्स में जो है और डायरेक्टर्स में, दोनों में अंतर होता है। ठीक है, जो है डायरेक्टर्स जो होते हैं ये व्यापारिक मामलों के थे, और ये राजनीतिक मामलों के लिए प्रोप्राइटर्स का काम था। ठीक है, तो कुल मिला के 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आपको समझ में आ गया होगा। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट क्या था? इसमें 4 मेंबर बनाई गई थी। मुख्य काम क्या क्या था, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंपनी पर संसदीय निर्णय की व्यवस्था स्थापना थी, ये थोड़ा जो है मेंस में लिखने के काम आएगा। उसके बाद पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में बनता है, गवर्नर की जगह गवर्नर जनरल कब से कहा जाने लगा? तो 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। उसके बाद 1773 से 1785 तक कौन थे? तो ये वारन हेस्टिंग थे। अगर पूछा जाए कि गवर्नर का पहला गवर्नर जनरल तो कौन था? वारन हेस्टिंग था। उसके बाद 4 मेंबर और एक जो है जब गवर्नर जनरल मिला के 5 सदस्य होते थे। बहुलक के आधार पर इनकी कानून बनाने की प्रक्रिया थी कि जो बहुलक जो होता था वही नियम पारित होता था। अकेले बंगाल का गवर्नर जनरल मद्रास और बम्बई का भी देखने लगा। बंगाल के गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। उसके बाद बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारन हेस्टिंग। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, यानी सुप्रीम कोर्ट किसमें आया था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। फिर 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की, जिसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। बाकी 3 अन्य जो सहायक न्यायाधीश थे, चैम्बर्स, लेमिस्टर और हाइड। कंपनी को चलाने के लिए 2 संस्थाएं थी, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये हमें लगता है समझ में आ गया होगा कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या था। उसके बाद हम बात करते हैं 1773 के बाद में उसके 11 साल बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इसके बारे में क्या क्या पढ़ना है हमें? जो पिट्स इंडिया 11 साल के बाद आया था, इसमें एक संसदीय नियंत्रण को और बढ़ा दिया गया। ठीक है, संसदीय जो नियंत्रण यहाँ पे बनाया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, आपकी इसको संसदीय नियंत्रण को और बढ़ा दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की, इसमें 6 सदस्य रखे गए थे, जहाँ यहाँ 5 रखे गए थे, यहाँ आपकी बार 6 रखे गए थे। एक और
बढ़ा दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना में 6 सदस्य लगते थे। उसके बाद गवर्नर जनरल को अधिकारों में वृद्धि 4 की जगह 3 सदस्य कर दिया गया। यानी कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे शक्तियाँ क्या थी, गवर्नर जनरल की कम थी। अरे भाई 4 लोग एक और हो जाओगे, या गवर्नर जनरल क्या करेगा, या गवर्नर जनरल किसी एक मेंबर को बुला लेगा तो भी तो 2 होते हैं, बाकी 3 और हो जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो उसकी जगह पे जो 5 थे, गवर्नर जनरल के अधिकारों में वृद्धि जो है, गवर्नर जनरल के जो अधिकार थे, वो जो राइट्स थे उसको बढ़ा दिया गया। यानी कि जो गवर्नर जनरल है वो चाहे जो भी कर सकता है, तो उसकी जगह पे, उसकी पहले सीमित थी, उसको थोड़ा बढ़ाया दिया गया, उसके अधिकारों में वृद्धि कर गई। 4 की जगह पे 3 सदस्य हो गए। और जब 3 सदस्य हो जाते थे तो फिर अब इसको एक ही की आवश्यकता थी। पहले इसे जो है 2 लोगों की आवश्यकता थी। गवर्नर जनरल को अगर कोई बात बनाना है तो इस चारों अगर एंट्री है तो इनमें से 2 को बनाना पड़ेगा। पर यहाँ पे क्या हो गया था कि अब 3 सदस्य, 4 की जगह पे जब 3 सदस्य रहेंगे तो फिर 3 और 1 वो 4, तो उसको केवल 1 लोगों की आवश्यकता होगी, तो 2-2 पे वो पारित हो जाता है। गवर्नर जनरल को बस 1 सदस्यों का निर्णायक मत 1773 का यानी समर्थन आवश्यक होना चाहिए। गवर्नर जनरल को ये था कि अगर कोई भी नियम आती है, कोई भी चीज़ विधि होती, कोई भी कानून पारित होता है, तो 1 सदस्य का जो निर्णायक मत होता है 1773 के जो था, वो कहीं ना कहीं समर्थन आवश्यक है। किसका, जो है गवर्नर जनरल का आवश्यक है। और अगर अन्य मेंबर जैसे 4 में से 3 ये और 4 मिला के अगर जो है 2 एक और हैं और 2 एक, मतलब 3 एक और हैं, तो ये अकेले हैं, तो भी वो चीज़ पारित नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें गवर्नर जनरल होने चाहिए। तो ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं जो है इनको आराम से जो है गवर्नर जनरल का काम हो जाता था, और उसको जो अधिकार मिले थे उसका वो फ़ायदा पा रहा था। उसके बाद हम 2 बात करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। ये 2 बनाया गया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है ये व्यापारिक मामलों के लिए था, जो लेन देन ब्याज बिजनेस जो होता था उसके लिए था। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर है वो राजनीतिक मामलों के, जिस वो प्रशासनिक चीज़ों के लिए था। यानी कि जो राजनीतिक मामले होते थे वो कि किसको रखा है सैन्य में, किसको नहीं रखना है, कौन से देश, मतलब कौन से राज्य में ज़्यादा व्यापार करना है, किस में कम करना है, क्या चीज़ें करनी है, क्या व्यापार करना है, क्या तस्करी करनी है, कितनी दास प्रथा के क्या करना है, लोगों का क्या करना है, मतलब जितनी भी बातें होती जो राजनीति संबंधित थी वो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर देखता था। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या था, केवल व्यापारी, मतलब जो लेन देन खाने पीने वाली चीज़ों का था, जो व्यापारिक चीज़ें थी, कपड़ा, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखता था। उसके बाद फिर 1784 के बाद में उसके 2 साल बाद एक संशोधन हुआ था, उसमें एक संशोधन किया गया था 2 साल के बाद। 1786 का संशोधन अधिनियम जो था कॉर्नवालिस के संबंध में लाया गया था। उस समय इसके कौन थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस। गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति घोषित कर दिया गया था। गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति घोषित कर दिया जाए कि वही अब सब कुछ मालिक है। पहले क्या था कि इनकी बातें वारेन हेस्टिंग जब बने थे तो उतनी मानी नहीं जाती थी। उसके बाद जब 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया तो उनकी अधिकार थोड़े बढ़ा दिए गए, और अब की बार क्या गया, उनको मुख्य सेनापति घोषित कर दिया गया। परिषद के निर्णायक को रद्द करने का अधिकार, यानी परिषद के निर्णय को भी रद्द करने का अधिकार कौन पा गया, वो गवर्नर जनरल। तो यहाँ से कहीं ना कहीं गवर्नर जनरल मजबूत होने जाने लगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, फिर इसके बाद एक और एक्ट पारित होता है लगभग 84 के बाद में, लगभग 86 के बाद में, फिर 7 साल बाद 1793 का एक चार्टर्ड एक्ट आया। ठीक, चार्टर्ड एक्ट आया। ये एक्ट कब आया था, 1784, यानी 9 साल बाद। बीच में 2 साल संशोधन, तो 9 साल के बाद चार्टर्ड एक्ट आया। कंपनी का शासन 20 वर्ष से अधिक बढ़ा दिया गया, यानी 20 साल कंपनी ऐसे ही और काम करेगी। तो कंपनी का शासन अधिकार 20 वर्ष तक और बढ़ा दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को बम्बई मद्रास के पर्यवेक्षण का अधिकार भी मिल गया था। पहले ही मिल गया था, पर जो है पर्यवेक्षण का जो पूरा अधिकार तो था, बंगाल के गवर्नर जनरल को बम्बई मद्रास के पर्यवेक्षण का अधिकार था, पहले ही था, पर जो है और इसको और मजबूती से कर दिया गया। तो 1793 में से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो 1773 और 1784। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बताऊँगा, उसके लिए आप एक बार फिर से देखिएगा। तो कहीं ना कहीं अब जो है हम लोग बात करते हैं 1813 का चार्टर्ड एक्ट। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। बेटा देखो 20 वर्षों तक 1813 का चार्टर्ड एक्ट, जब देखिए 1793 में 20 साल जोड़ेंगे तो कितना आएगा, वो 1813 आएगा। तो 1813 का चार्टर्ड एक्ट आया। फिर उसमें क्या कहा गया कि 20 वर्ष के लिए पुनः बढ़ा दिया गया। अब जब 1813 में जब 20 बढ़ा देंगे तो अगला चार्टर्ड एक्ट कब आएगा, 18 में से 13 में से 20 जोड़ोगे तो 13 और 20 33, यानी 1833 में नया चार्टर्ड एक्ट। इसके बाद 13 के बाद 1833 का चार्टर्ड एक्ट आएगा। ऐसे ऐसे आपको 20-20 तक याद कर लेना है, बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। पहला 1774 में आया था, 1774। उसके बाद 11 साल बाद फिर जो है
पहले जो है 1773 आया, उसके बाद जो है 11 साल के बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया, 2 साल जोड़ दो उसमें तो जो है 86 में संशोधन हुआ, फिर 7 साल और जोड़े तो 1793 का चार्टर अधिनियम। फिर क्या है कि अगर जो मुख्य माना जाए तो 1773 एक मान लीजिए, उसमें 20 साल जोड़ेंगे तो 1793 का चार्टर्ड अधिनियम आएगा, फिर उसमें फिर 20 साल जोड़ दोगे तो 93 का 13 हो गया, ठीक है। 93 का 20 साल जोड़ोगे तो 13 हो जाएगा, फिर 13 को जोड़ोगे तो 33 हो जाएगा, फिर 33 को जोड़ोगे तो 53 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से लगातार 4 बढ़े थे, 73, 73 से 93, 93 से 13, 13 से 33, यानी 1773, 1773 से 13 मतलब 20 साल जोड़ोगे तो 1793, फिर 1793 में 20 जोड़ोगे तो 1813, फिर 1813 में जो 20 जोड़ोगे तो 1833, फिर 1833 में 20 जोड़ोगे तो 1853। तो इस प्रकार से याद कर लीजिएगा। तो 1813 का जो चार्टर्ड एक्ट आया था 20 वर्षों के लिए ये पुनः बढ़ा दिया गया था। उसके बाद व्यापारिक अधिकार समाप्त कर व्यापार का मार्ग खोल दिया गया था, किसको? चीन और चाय को छोड़कर। पहले क्या था कि कोई व्यापार नहीं कर सकता था, पर व्यापार अधिकार को समाप्त कर व्यापार का मार्ग खोल दिया गया था कि कोई भी व्यापार कर सकता है, बस 2 चीज़ों को, पूरी तरीके से नहीं, आंशिक रूप से बोला तो आधे से ज़्यादा जो है इन्होंने व्यापार खोला था, आधा रोक दिया था चीन और चाय को छोड़कर। क्यों? उन्होंने कहा था चीन और चाय पर जो है ये अधिकार जो है केवल अंग्रेज का, ब्रिटेन का है। तो व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर व्यापार का मार्ग खोल दिया गया था, 20 वर्षों के लिए बढ़ा गया था। तो ये कहीं ना क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली बार कब जो है व्यापार करने का अधिकार हो गया था, मतलब चीन और चाय को छोड़ करके, तो वो 1813 में। उसके बाद शिक्षा पर 1 लाख का व्यय किया गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है जो भी शिक्षा से है, शिक्षा में पहली बार कहा गया कि कंपनी जो है 1 लाख रुपया शिक्षा पर व्यय करेगी। अब जब सोचिए कि ये व्यय करेगी तो ये जो कहीं ना कहीं इतने तो है नहीं कि जो है आप ये सोच रहे होंगे कि इतने क्यों मेहरबान हो गए, इतने क्यों खुश हो गए। तो वास्तव में ये खुश नहीं हो गए थे, वो सहानुभूति दिखा रहे थे कि हम आपके भारतीयों के बच्चों को भी पढ़ाएंगे, सब कुछ अच्छा से करेंगे। ये केवल सहानुभूति करके और लोगों को लूटना, ये केवल अंग्रेज केवल लूटने का काम करते थे, और उनका कोई न था। इनकी सहानुभूति अगर होती तो हमारे देश में आकर के शांति से रहते। वो हम लोगों पर जो है आक्रमण करके, हमारे राजाओं को लड़ा के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करके, धर्मों को बांट के, जाति को बांट करके, लोगों में फूट डाल करके, नई नई चीज़ें तकनीक ला करके और व्यापार करके हम लोगों को गरीब करके भुखमरी और भिखमंगा बना दिए थे। तो वो हम लोगों की शिक्षा पर क्यों खर्चा करेंगे। पर जो है जो आया था वो 1813 के चार्टर्ड एक्ट हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। शिक्षा पर 1 लाख का व्यय किया गया कंपनी द्वारा। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन की जो कंपनी है वो जो है 1 लाख रुपया आप पर व्यय करेगी शिक्षा पर। वास्तव में शिक्षा पर व्यय करेगी ताकि लोग समझें कि अंग्रेज भी समझ रहे हैं, बस तुरंत जो है सहानुभूति हो जाए और फिर इन लोगों का कार्यकाल और बढ़ता रहे, ताकि ये लोग जो है विद्रोह ना कर पाएँ। उसके बाद ईसाई मिशनरियों को भारत में आकर धर्म प्रचार प्रसार करने की अनुमति दे दी गई। यानी ईसाई मिशनरी, इनको कहा बताओ कि जो ईसाई जो मिशनरी हैं वो भारत में आकर के धर्म का अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ये अनुमति 1813 का चार्टर्ड एक्ट। ये बताइए जो अंग्रेज थे वो ईसाई ही थे, तो क्रिश्चियन ही थे, तो वो तो अपने ही धर्म का प्रचार करेंगे, तो उसमें कोई उन्होंने थोड़ा बहुत बड़ा नाम कर दिया था। उसमें जो ईसाई मिशनरी भारत में आकर, जब तुम्हारा सब कुछ है, सब कुछ आपका ऊपर से लेके नीचे तक सब अधिकारी तुम्हारे, सब सैनिक तुम्हारे, सारा राज्य तुम्हारा, तो तुम प्रचार कराओ, प्रसार कराओ, मन कहे जो कराओ। तो ये जो है इन्होंने क्या है, इस ईसाई धर्म मिशनरियों को भारत में आकर के धर्म प्रसार करने की अनुमति दे दी गई है 1813 एक्ट में। ये हम भारतीयों के लिए कोई कुछ नहीं था, बल्कि और एक अपने ही मन का ये लोग अंग्रेज वाले कर रहे थे। तो इन्होंने 4 चीज़ें लाई 20 वर्षों के लिए। 1813 में से जो क्वेश्चन आते हैं पूछा जाएगा कि 20 वर्षों के लिए ये पुनः बढ़ा दिया गया। व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर करके मार्ग जो है व्यापार का मार्ग खोल दिया गया कि कोई भी जो है व्यापार कर सकता है चीन और चाय को छोड़कर। उसके बाद शिक्षा पर 1 लाख रुपया जो है कंपनी हमारा जो है खर्च करेगी ताकि जो है बच्चे पढ़ें और बढ़ें। उसके बाद ईसाई मिशनरियों को कहा गया कि भारत में आकर धर्म का प्रचार प्रसार की आपकी अनुमति दे दी गई है। उसके बाद 1813 के बाद जब 20 साल ये बढ़ेगा तो 1833 आ जाएगा, ठीक। तो 1833 का फिर एक चार्ट एक्ट और आया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे 1833 का चार्टर्ड एक्ट। पुनः 20 वर्ष तक इसको बढ़ा दिया गया था। 1833 को फिर से, अब 33 से फिर 20 बढ़ाओगे तो 1853 जाएगा। तो पुनः 18 जो है 20 वर्ष तक बढ़ा दिया गया। चीनी चाय का भी व्यापारिक अधिकार पूरी तरीके से
तरह से हटा दिया गया था, यानी आप संपूर्ण व्यापार कर सकते हो, कोई भी बाउंडेशन नहीं लगा था। आंशिक रूप से 1813 के चार्टर एक्ट में था, पर संपूर्णतः या पूर्ण रूप से, अगर क्वेश्चन डीप में आता है पीसीएस में कि जब आंशिक रूप से पूछा जाएगा तो 1813 चार्टर एक्ट लगाओगे, और जब पूर्ण रूप से पूछा जाएगा तो 1833 का चार्टर एक्ट लगाओगे। ठीक है, कि 1833 में पूर्ण रूप से कर दिया गया, न चीनी न चाय, चाहे जो बेचो, मसाला बेचो, कपड़ा बेचो, चीनी बेचो, चाय बेचो, कुछ भी, कोई भी चीज़, कोई भी प्रतिबंध, न कोई वस्तु न देश थी। ठीक है, तो सब व्यापारिक मार्ग को पूरी तरह से खोल दिया गया था। उसके बाद जाति वर्ग के आधार पर नौकरी देना जो है शुरू, जो मतलब जाति और वर्ग के आधार पर जो नौकरी देना था, इसे हटा दिया गया, यानी कि जाति और वर्ग नहीं देखा जाएगा। इस तरह से जो है जाति वर्ग के लोग रहते थे, जो उस प्रकार के इस आधार पे जो नौकरी देना हटा गया, यानी कि जो रिजर्वेशन मिलता था उसको पूरी तरीके से इसे हटा दिया गया था। उसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, यानी भारत का जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। पहले बंगाल के गवर्नर को क्या कहा जाने लगा, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल, अब जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। उसके बाद जैसे पहले जैसे मान लीजिए प्रांत है ये, अब यहाँ पे बंगाल में पहले सबसे पहले क्या था, गवर्नर थे, कि हाँ बंगाल के गवर्नर यानी बंगाल के सरकार, फिर उसको गवर्नर की जगह पे गवर्नर जनरल कहा, जनरल जोड़ दिया गया। अब कहा गया कि ये भारत जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कहा जाएगा, पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा 1833 के एक्ट पे। उसके बाद देखा कि काम ठीक ठाक चल रहा है, या मद्रास पे भी अच्छा कंट्रोल हो रहा है और यहाँ मुंबई पे भी, तो फिर उन्होंने कहा कि अब जो है पूरे भारत में इनको घोषित कर दो, पूरे भारत में इनको घोषित कर दो कि पूरा भारत जो है भारत का गवर्नर जनरल बंगाल के गवर्नर जनरल को कहा जाने लगा। ठीक है, फिर भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, वो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और उसके बाद परिषद में एक विधि सदस्य की स्थापना की गई, यानी प्रथम विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले थे। यानी तक अभी तक जो विधि सदस्य थे जो कानून बनाने थे, पहले 5 सदस्य थी, फिर 4 सदस्य थी, और अब जो है परिषद में एक विधि सदस्य का भी हो गया कि वो भी कानून बनाएगा। और प्रथम विधि सदस्य कौन थे, लॉर्ड मैकाले। उसके बाद एक और सबसे बड़ा बदलाव हुआ था, भारत में दास प्रथा जो है 1843 में समाप्त कर दिया गया था। ये किसके शासनकाल में था, तो लॉर्ड एलिनब्रो के समय में, लॉर्ड एलिनब्रो के समय में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा था, दास प्रथा का उन्मूलन किस चार्टर्ड एक्ट से संबंधित है, तो 1833। दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ था, 1843 में। किसने किया था, लॉर्ड एलिनब्रो के समय में। ठीक है बेटा, तो ये कहीं ना क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप याद कर लीजिएगा। भारत में दास प्रथा का अंत पूछा जाएगा, दास प्रथा का उन्मूलन पूछा जाएगा, किसके द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड एलिनब्रो के द्वारा किया गया था। कौन से चार्टर्ड एक्ट में, तो 1833 के चार्टर्ड एक्ट में। उसके बाद जब हम 1833 में जब 20 साल कह दिया गया, तो अब की बार हमको कौन पढ़ा है, पहले 1813 था, उसमें 20 साल पढ़े तो 1833 आया। अब 1833 में 20 साल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1853। फिर 1853 के ईस्वी के चार्टर्ड एक्ट में क्या होता है, ये पढ़िएगा ध्यान से। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर 24 से 18 कर दिया गया था, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। यानी 1853 का जो चार्टर्ड एक्ट था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थे 24 से 18 कर दिया गया था। तो ये बहुत, ये अगर कभी डीप में पूछा जाता है तो पूछा जाता है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो 24 थे वो वहाँ से 18 कर दिया गया था। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो 1853 का पूछा जाता है कि भारत के अधिकारी के लिए प्रतियोगी परीक्षा जो IAS PCS कराई जाने लगी थी 1854 में, वो किसके शासनकाल में थी, तो लॉर्ड डलहौजी में। किस एक्ट में आया था, तो 1853 के एक्ट में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। IAS का होता है जो IAS जो अभी भी परीक्षा आप लोग दे रहे हैं, जो PCS दे रहे हो, ये UPSC जो UPPCS UPSC ये जितने भी एग्जाम होते हैं, ये 1853 के चार्टर्ड एक्ट में आए थे। उस समय जो है सबसे पहले किसने क्या था, लॉर्ड डलहौजी। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा IAS PCS के लिए। प्रतियोगिता यानी कि एंट्रेंस एग्जाम कब से होने लगा था, ये 1854 में। ठीक है, कराई जाने लगी 1854 में, किसके द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, और ये पब्लिक सर्विस कमीशन। कहीं ना कहीं IAS PCS ये प्रांतीय थी, ये
भारतीय थे, यानी कि पूरे भारत में जो है परीक्षा होती है आईएएस होती है, जो एक प्रांत में जैसे राज्य बिहार में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, अलग अलग राज्यों की एक प्रांतीय परीक्षा होती है। आईएएस बनकर के लोग डीएम बनते हैं और पीसीएस देकर के एसडीएम बनते हैं, यानी आईएएस बनकर के वो जिलाधिकारी बनते हैं और पीसीएस करके के उप जिलाधिकारी बनते हैं। ठीक है बेटा। तो भारत के अधिकारों के लिए प्रतियोगी परीक्षा आईएएस पीसीएस की शुरुआत कब हुई थी? 1853 के चार्टर्ड एक्ट में। उसके बाद ये कब हुई थी? 1854 में। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विधि सदस्य को पूर्ण दर्जा मिल गया था, यानी विधि जो सदस्य थे वो अभी तक क्या था कि केवल प्रथम विधि सदस्य को केवल बहुमत देने का इसमें था, परंतु विधि सदस्य को अपूर्ण दर्जा, यानी कि जो विधि सदस्य कहेगा वही होगा, वोट देने का अधिकार उसको मिल गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने एक अच्छे से इसको पढ़ा। आप लोग भी एक बार तैयार कर लीजिएगा। एक बार हम रिकॉल करते हैं कि जो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया जिसमें 4 मेंबर थे। उसमें से क्या क्या हुआ? कंपनी का संसदीय नियंत्रण की स्थापना हुई। कंपनी गवर्नर की जगह, यानी बंगाल के गवर्नर की जगह पे गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। मद्रास और बम्बई इसके अधीन हो गए थे। उसके बाद बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इसमें किए गए थे। जो पहली बार कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना बंगाल में हुई थी, उसके सर एलिजा शाह एमपी थे। उसके बाद 73 के बाद में 84 का एक फिट्स इंडिया एक्ट आया था जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामलों के लिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों के लिए। संसदीय बोर्ड को और बढ़ा दिया गया। उसके बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना 6 सदस्य के द्वारा की गई थी। गवर्नर जनरल के अधिकारों में वृद्धि 4 की जगह पे 3 सदस्य, जहाँ पे यहाँ पे वारेन हेस्टिंग को समस्या का सामना करना पड़ता था, यानी कि गवर्नर जनरल को यहाँ पे उसके अधिकार को बढ़ा दिया गया और गवर्नर जनरल को बस एक सदस्य का निर्णायक मत देने का समर्थक आवश्यक था। उसके बाद 1786 में जो है संशोधन अधिनियम आया था। इसमें कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति घोषित किया गया था। और उसके बाद 1773 के बाद 20 साल के बाद जोड़ा जाए 1793 का चार्टर्ड एक्ट आया। इसमें कंपनी के शासन को 20 साल बढ़ा दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को मुंबई और मद्रास के पर्यवेक्षण का अधिकार पूरी तरीके से मिल चुका था। उसके बाद 1813 का चार्टर्ड एक्ट आया जो फिर 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। व्यापारिक आधिकारिक जो आंशिक रूप से व्यापार खोल दिया गया कि चीन चाय को छोड़ करके सब बाकी सब व्यापार आप कर सकते हैं। शिक्षा पर जो है भारत की शिक्षा पर 1 लाख रुपए का जो है व्यय कंपनी द्वारा दिया जाएगा, खर्चा दिया जाएगा, मतलब ये ब्रिटेन वाले देंगे। ईसाई मिशनरियों को भारत में आकर धर्म प्रचार प्रसार करने की अनुमति मिल गई। 1813 से 20 साल जोड़ते हैं तो 1833 के चार्टर्ड एक्ट में इसको फिर पुनः 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। जो चाय चीनी छोटा हुआ था उसको भी छोड़ दिया गया। कहा गया कि जब सब कुछ व्यापार करो, कपड़ा बेचो, चीनी बेचो, चाय बेचो, सब कुछ बेचो, कुछ भी जो है आप जिसकी इच्छा हो जो व्यापार करो, पूरी तरीके से अधिकार जो थे हटा दिए गए थे, व्यापारिक अधिकार। उसके बाद जाति वर्ग के आधार पर नौकरी देना इस जो था कि मतलब रिजर्वेशन के आधार पर उसको हटा दिया गया था। अब जो है हर कोई को जो है नौकरी जो मिलेगी योग्यता के आधार पर मिलेगी, ना कि जात के आधार पर मिलेगी। ठीक है। उसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। इसमें एक विधि सदस्य होते हैं, उनका नाम लॉर्ड मैकाले है, जिन्होंने शिक्षा व्यवस्था जो है भारत की उन्होंने देखी थी। और परिषद में एक विधि सदस्य का निर्माण हुआ जो लॉर्ड मैकाले थे। उसके बाद दास प्रथा का उन्मूलन या दास प्रथा का अंत या दास प्रथा कब खत्म हुई, समाप्त कब किया गया? 1843 में। किसके? लॉर्ड एलनबरो के समय में। कौन से चार्टर्ड एक्ट में? तो 1833। फिर 20 साल जब बढ़ाओगे तो 1853 आ जाएगा। 1853 के चार्टर्ड एक्ट में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से 24 की जगह पे 18 कर दिया गया था। भारत के अधिकारी के लिए जो आईएएस पीसीएस की परीक्षा थी 1854 में कराई जाने लगी, किसमें? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। और वित्त सदस्य को पूर्ण दर्जा और यानी वोट देने का अधिकार मिल गया था। तो इस प्रकार से ये पार्ट 1 था। इस पार्ट 1 के बाद एक पार्ट इसके बाद आएगा बेटा, वो तैयार कर लेना। यानी बस यही 2 पार्ट है, भाग 1 और भाग 2, ये 2 देख लीजिएगा तो अच्छे से आपके जो है भारतीय संविधान के जो हम लोग जो भारत का संवैधानिक विकास पढ़ रहे हैं वो पूरी तरीके से पूरा हो जाएगा। तो अगला लेक्चर जरूर पढ़िएगा। इससे पहले जो लेक्चर है उसको अगर आप पढ़ते हैं तो आपकी रूपरेखा अच्छे से बन जाएगी। थैंक यू। और एक बार हम फिर से कहते हैं कि अपने ये माइंड कोर मास्टरी जो चैनल है उसको प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जितनी भी वीडियो मिल रही हैं पवन के सर के द्वारा मिल रही हैं, कृपया कमेंट करिए। थैंक यू।